जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो एक पूरा सार है आपका बायोलॉजी का इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? आपसे इसमें पूछा गया है कि वंशानुक्रम का जो पैटर्न है उसका माध्यम क्या है? विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिकी या फिर जैव प्रौद्योगिकी। क्या है इसका सही आंसर? तो देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है, जिसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि पूर्वजों के हम लक्षण जो है वो बच्चों में आ जाते हैं। हो सकता है आपके दादा दादी के लक्षण आपके माता पिता में आए और आपके माता पिता के जो लक्षण है वो आप में आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती है वो किस में आती है? वंशानुक्रम में आती है। और इसका जो हम अध्ययन करते हैं उसमें किस में करते हैं? आनुवांशिकी में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? आनुवांशिकी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आनुवांशिकी। हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो उससे क्या होगा कि आपको और नए क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशानुक्रम के बारे में पढ़ते हैं। और आनुवांशिकी के जो जनक है ग्रीगर जॉन मेंडल है ना। तो ग्रीगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही क्या किया था? ग्रीगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले गुणसूत्रों के बारे में या वंशानुक्रम या विविधता के बारे में जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? ग्रीगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने ही गुणसूत्र की भी खोज की थी। गुणसूत्र इन्होंने किस में खोजा था? तो इन्होंने मटर के पौधे में गुणसूत्र खोजा था। मटर के पौधे में, ठीक है, मटर के पौधे में इन्होंने गुणसूत्र खोजा था और बताया था कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स। तो आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने विविधता और वंशानुक्रम के बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। साथ में इन्होंने गुणसूत्रों की भी खोज की थी। मटर के पौधे में सबसे पहले खोजा था इन्होंने गुणसूत्र को, तो इसीलिए ये जनक कहलाते हैं। और जो शब्द है आनुवांशिकी या वंशानुक्रम, जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था बेटसन ने। ठीक है, बेटसन ने 1906 में, यहाँ दे रखा है, बेटसन द्वारा 1906 में आनुवांशिकी शब्द दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? जिसमें हम फूलों की, फलों की या सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो खेती क्या कहलाती है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो देखिए, जो खेती है, बागवानी जो संबंधित है, बागवानी के अंतर्गत ही क्या आता है? सब्जियां आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं। तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं हम? हॉर्टिकल्चर में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो हमारा जो सही आंसर क्या है? हॉर्टिकल्चर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनाज, फूलों, पौधों या फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उनके व्यापार का भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर, मैंने आपको बता ही दिया है, सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, साइटोलॉजी या फिर इटियोलॉजी? तो देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। बिना कोशिका के हमारे शरीर का निर्माण ही संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो जायगोट के थ्रू होता है। और जायगोट किससे बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म जनरेट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होता है? एग जनरेट हो जाते हैं या ओवम जनरेट हो जाते हैं। तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, इनमें फ्यूजन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद ही क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है। और जो जायगोट बनता है वो भी क्या होती है? वो भी एक सेल होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो
मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो एक सेल के थ्रू ही होता है, और वो सेल होता है जाइगोट के फॉर्म में। तो यहाँ पर कोशिका का अध्ययन पूछा है, और कोशिकाएं जो होती है, कोशिका का अध्ययन जो होता है वो होता है साइटोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द में अगर साइट शब्द आ जाता है तो वो कोशिका हो गई है उसकी, और अगर लॉजी शब्द आ जाता है तो लॉजी क्या है, उसका अध्ययन है। ठीक है, साइट क्या होता है, साइट मीन्स होता है कोशिका, और लॉजी मीन्स क्या होता है, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोलॉजी है, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है, मतलब कोशिका का अध्ययन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन जो होता है वो सीरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सीरम जो होता है ना, प्लाज्मा में पाया जाता है सीरम, उसका अध्ययन या अन्य तरल पदार्थों का जो अध्ययन होता है वो सीरोलॉजी कहलाता है। साथ में रोगों की पहचान जो इससे होती है वो ईटियोलॉजी होता है। ठीक है, ईटियोलॉजी। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका में कोशिका द्रव के रूप में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, रिक्तिका, ये सारी चीजें उसमें तैरती रहती है, उसमें नमी बनाए रखने का काम करता है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है, सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, या फिर क्या है, फूलों की खेती। तो देखिए विटिकल्चर जो होता है ये क्या होता है, अंगूर की खेती होती है। क्या होती है, अंगूर की खेती को ही क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। विटिकल्चर जो होता है अंगूर की खेती होता है, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी कंकालों का अध्ययन है, क्या नहीं है, शिलालेखों का अध्ययन है, मानचित्रों का अध्ययन है, या फिर सिक्कों का अध्ययन है। तो देखिए एपिग्राफी जो होता है ये शिलालेखों का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शिलालेखों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये लिखा है ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण हड्डियों से होता है, और हड्डियों की कोशिका क्या होती है, ऑस्टियोसाइट। तो इसीलिए ऑस्टियोलॉजी हो गया कंकाल तंत्र का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन हो गया एपिग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन हो गया कार्टोग्राफी, और सिक्कों का अध्ययन हो गया न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक। तो यहाँ से आपको इसका तो आंसर मिला, साथ में ये 3 क्वेश्चन नए मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों का अध्ययन, हार्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, या ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। हार्पेटोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन होता है, हार्पेटोलॉजी उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन होता है, हार्पेटोलॉजी। उसके बाद में है ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है आंखों से संबंधित रोगों या आंखों की जो चिकित्सा होती है उसका अध्ययन होता है। उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है, जिसमें हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, उसके सामाजिक व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वही रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, या फिर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो भी उसमें ऑप्शन था सेरीकल्चर, और मैंने आपको बताया था कि रेशम की जो खेती होती है वही क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाती है। उसके बाद में एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खियों से संबंधित होता है, पीसी कल्चर जो होता है मछलियों से संबंधित होता है, और एवी कल्चर जो होता है एव्स, पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, एव्स बोलते हैं। तो एवी कल्चर जो होता है वो पक्षी पालन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका, सेरीकल्चर फिर से रिपीट हो गया है, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो पशुओं के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। क्या होता है, इटियोलॉजी होता है, नहीं होता, ये रोगों के बारे में अध्ययन बताता है। इथेनोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या इथोलॉजी। तो देखिए पशु व्यवहार का जो वर्णन करता है या अध्ययन करता है हम किस में करते हैं, इथोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, इथोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है ये कीटों का अध्ययन होता है, और इथेनोलॉजी जो होता है, इथेनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, इथेनोलॉजी होता है, हाँ सॉरी इथोलॉजी मानव जीवित के बारे में होता है आपका, सॉरी इथेनोलॉजी आएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा,
इथेनोलॉजी, मिलता जुलता वर्ड है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। इथेनोलॉजी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इथोलॉजी तो मानव व्यवहार के बारे में या मानव जाति विज्ञान के बारे में होता है। पशु व्यवहार के लिए इथेनोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों के लिए, और ईटियोलॉजी रोगों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हीमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधों की प्रजनन प्रणाली से, रक्त से, या फिर जानवरों के खान पान की आदत, या हड्डियों से। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था हड्डियों की जो कोशिका होती है वो ऑस्टियोसाइट होती है, तो अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हिमेटोलॉजी दे रखा है, तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे रक्त में, ठीक है। अब यहाँ पर हिमेटोलॉजी आ रहा है, तो यहाँ पर हीमो भी तो आ रहा है, तो रक्त की जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है हिमेटोसाइट, ये रक्त की कोशिका हो गई। और रक्त का अध्ययन क्या हो गया? हीमेटोलॉजी। मैंने पहले भी बताया था जहां भी साइट वर्ड आ जाए वो किसी की सेल है, जिस भी ऑर्गन के बारे में या जिस भी शब्द, जो भी शब्द दे रखा है उसकी सेल है, और लॉजी मीन्स उसका अध्ययन होता है। तो यहाँ हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? रक्त का अध्ययन हो गया है। अब रक्त जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4। तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, ठीक है। कैसी प्रकृति हो जाती है इसकी? क्षारीय प्रकृति हो जाती है। रक्त का जो कलर है, रक्त का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन दो पिगमेंट से मिलकर बना है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। क्या होता है? ग्लोबुलिन। हिम जो होता है इसमें क्या होता है? आयरन। और ग्लोबुलिन जो होता है इसमें होता है प्रोटीन। ये भी रेड होता है और ये भी रेड होता है, दोनों ही रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं दोनों ही। इसीलिए हमारे रक्त का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, है ना। रक्त बनता कहाँ है? तो रक्त बनता है अस्थि मज्जा में, यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो में रक्त का निर्माण हो जाता है और हमारा रक्त आगे सर्कुलेट होता रहता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं वहीं हमारा बोन मैरो पाया जाता है। जैसे कि फीमर बोन हो गई, जांघ में पाई जाती है, थाई में। दूसरी हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, उसमें भी अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बोन मैरो। यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। तो दूसरा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यमों से, टिश्यू यानी कि ऊतकों का संवर्धन होता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन होता है। वायरस बोलते हैं हम विषाणु को, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी देखिए, मार्फोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है आकारिकी। क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी को आकारिकी कहा जाता है। मार्फोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है आकारिकी। आकारिकी, ठीक है। मार्फोलॉजी मीन्स होता है आकारिकी। अब यहाँ पर आकार की बात कहाँ की गई, किस ऑप्शन में की गई है? कीड़ों का अध्ययन होता है क्या मार्फोलॉजी? नहीं होता है। मानव विकास का अध्ययन होता है? नहीं होता है। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है, या फिर जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन होता है। अब मैंने बताया कि मार्फोलॉजी मीन्स क्या होता है? आकारिकी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन। आर्कियोलॉजी,
आर्कियोलॉजी में तो नहीं होगा, आर्कियोलॉजी मकड़ी का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंड्रोलॉजी। तो देखिए मनुष्य का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी में होता है ना। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन आंसर होगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास और समाज के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो होता है पुरातत्व से संबंधित है, आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद इक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन होता है, इक्थियोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि पुरुष में जो भी यौन से संबंधित बीमारियां या उसमें जो भी बांझपन वगैरह होती है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो एंड्रोलॉजी में होती है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। अभी जो हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो में हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं, जूजोग्राफी नहीं होगा। फिजियोलॉजी में हम शरीर के बाहरी या शरीर की बनावट के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, तो सही आंसर क्या होगा इसका, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एंथ्रोपोलॉजी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम इसका, डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या इसका, नहीं है, चलो रिपीट हो गया था इसलिए नहीं बता होगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, अब निषेचन किस में होता है, तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है, स्पर्म और ओवम में होती है। तो यहाँ पर निषेचित जो अंडा बनता है उसको जायगोट कहा जाता है, और जायगोट आगे समय में मतलब कि 14 दिनों के बाद में किस में बदल जाता है, भ्रूण में। तो हम यहाँ पर भ्रूण के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर भी क्या आएगा, भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फिजियोलॉजी में तो हम शरीर की बाहरी बनावट के बारे में बात करते हैं, आनुवांशिकी में हम वंश के बारे में बात करते हैं, वंशानुक्रम में जो भी हमारे लक्षण हमारे माता पिता से या हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनसे मिलते हैं उसके बारे में हम आनुवांशिकी में पढ़ते हैं। क्रमागत उन्नति में मानव का जिस प्रकार से क्रम के आधार पर जो भी उन्नति या विकास होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर निषेचन के बारे में हम भ्रूण विज्ञान में पढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में भी यही दे रखा है कि निषेचन, विकास, विभाजन भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत होता है। फिजियोलॉजी में शरीर की क्रिया विज्ञान वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी में आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, और आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन हम क्रम उन्नति में करते हैं, क्रमागत उन्नति में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, है ना, या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है। विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फोजेनेसिस, क्या कहा जाता है। अब बीमारियों का अध्ययन किया जाता है तो हम पैथोलॉजी में ही तो जाते हैं बीमारियों का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर पैथोलॉजी आ गया है शब्द। और दूसरा फाइट कर रहे हैं, पौधे विरोध कर रहे हैं, तो फाइटो आ गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन मतलब सही आंसर रहेगा, फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में भी यही दे रखा है, फाइटोपैथोलॉजी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृदा का प्रभाव का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम पुरुष के यौन संबंधों के बारे में या फिर उसमें जो होने वाली बीमारियां होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी में हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। डेस्मोलॉजी नेक्स्ट है आपका, तो सही आंसर क्या होगा, एडाफोलॉजी या डेस्मोलॉजी। इसका जो सही आंसर होगा डेस्मोलॉजी, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, एडामोफोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डेस्मोलॉजी में हम एनाटॉमी यानी कि शरीर की आंतरिक संरचना और साथ में स्नायुबंध यानी कि लिगामेंट्स की स्टडी करते हैं, है ना। एग्रोबायोलॉजी में कृषि विज्ञान और पोषण, तो एंड्रोलॉजी में पुरुष में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन पढ़ते हैं। सही आंसर क्या है, एडाफोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों, 3 बार रिपीट हो चुका है ये 3 बार, ठीक है। पुरुष के विशिष्ट रोगों या पुरुष के जो भी प्रजनन अंग है उनमें जो होने वाले रोग है उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी, एस्ट्रोकोलॉजी,
बायो इकोलॉजी या फिर डेस्मोलॉजी। तो सही आंसर क्या था? एंड्रोलॉजी था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एंड्रोलॉजी, है ना। बायो इकोलॉजी जो होता है प्राकृतिक, बायो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव के बीच अंतः संबंध का अध्ययन है। एस्टाकोलॉजी जो होता है क्रेफिश, क्रेफिश जो होता है एक समुद्री जीव होता है, उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एस्टाकोलॉजी कहलाता है ना। समुद्री जीव होता है ये, तो इसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एस्टाकोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी जो होता है एनाटॉमी, अभी हमने बताया था कि जो डेस्मोलॉजी होता है एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना और साथ में स्नायुबंध लिगामेंट, जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, जिस जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है वो लिगामेंट होता है, तो उसके बारे में स्टडी ही क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है, वो डेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार। अब यकृत के बारे में पूछा है, यकृत से क्या क्या जुड़ा होता है? देखिए, यकृत से जुड़ा होता है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, है ना। दूसरा आपका जुड़ा होता है अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है यकृत का। इस टाइप से शेप होता है आपके लीवर का, और इसी से जुड़ा होता है आपका गॉल ब्लेडर। यहाँ पर छोटा होता है थोड़ा। ये लीवर में आपका बाइल जूस बन जाता है, फिर यहाँ से यहीं से जुड़ा होता है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। यहाँ से ऐसे ये छोटी आंत होती है आपकी, इस तरीके से। तो लीवर में जो बनता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेप्टोसाइट या हेपेटोसाइट, हीपेटोसाइट या हेप्टोसाइट भी बोल सकते हैं, हेप्टोसाइट। तो यहाँ पर साइट आ रहा है। अब लीवर की कोशिकाएं हैं ये, लीवर की सेल्स है ये, तो यहाँ हेप्टोसाइट हो गई। अब लीवर का जो स्टडी होगा वो क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, साइट हटके क्या लग जाएगा? लॉजी। तो हेप्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? लीवर, और साथ में उससे जुड़े जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी का। कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हैं? गॉल ब्लैडर जुड़ा है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास जुड़ा हुआ है। तो इनके बारे में स्टडी भी क्या कहलाती है? हेप्टोलॉजी ही कहलाएगी। ठीक है, हेप्टोलॉजी ही कहलाएगी। लीवर जो होता है, लीवर हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे भारी अंग होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। अगर ग्रंथि की बात की जाती है तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? लीवर ही है। ठीक है, वजन कितना होता है इसका? इसका वजन होता है 1 से 1.7 किलोग्राम। ठीक है, 1 से 1.7 किलोग्राम इसका वजन होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं हमारे शरीर की। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता भी पाई जाती है। मतलब कि इसको अगर कहीं से कट कर दिया तो ये फिर से अपने शेप में आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चाकू वगैरह लगा और उसका लीवर कट गया है तो मिनिमम 2 से 3 महीने में वो पूरा अपने शेप में आ जाता है। और लीवर को हम डोनेट भी कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर की हिपेटिक सेल्स अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता है, तो हम अपना लीवर डोनेट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 65% लीवर हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 65 नहीं, हाँ 65% लीवर हम डोनेट कर सकते हैं। और एक लड़की ने किया भी था, अभी न्यूज़पेपर में कुछ समय पहले आया भी था कि उसने अपने फादर को लीवर डोनेट किया था। तो लीवर को डोनेट भी किया जा सकता है। ये हमारे शरीर का सबसे भारी अंग होता है, साथ में हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। वजन होता है इसका 1 से 1.7 किलोग्राम। और सबसे अच्छी बात, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है।
लीवर जो होता है उसमें 3 चीज़ों का निर्माण होता है। किस किस का? तो सबसे पहले बनता है इसमें पित्तरस, पित्तरस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। दूसरा इसमें बनता है हिपेरिन, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है। थर्ड इसमें बनता है कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल। ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है? आपके यकृत में ही बनती है। पित्तरस बनता यकृत में है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है। हिपेरिन जो होता है, हमारे शरीर में जितनी भी रक्त वाहिकाएं होती है उनमें ब्लड के क्लॉट ना बन जाए, इसीलिए क्या होता है? उसमें हिपेरिन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता रहता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर मोटापा हो जाएगा और हो सकता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ जाए। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इससे लीवर जो होता है, फैटी एसिड भी हो सकता है लीवर में, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये जो लीवर की दीवारें होती है इसके ऊपर फैट जम जाता है, जिसके कारण लीवर सिरोसिस हो सकता है। और इसके लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं पैरों में सूजन होना। ठीक है, तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण लीवर सिरोसिस हो जाता है। और स्वेलिंग किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। इसकी जो धमनी शिराएं होती है वो ब्लॉक हो जाता है उसमें फैट जमने के कारण, तो वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाती और फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लो इसको। इसका हेप्टोलॉजी जो होता है लीवर से संबंधित है, और हेल्कोलॉजी जो होता है, हेल्कोलॉजी अल्सर, अल्सर किसे कहा जाता है? तो पेट के छालों को अल्सर कहा जाता है। पेट में छाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेट में या गले में हो जाते हैं तो अल्सर कहा जाता है। जीरिएट्रिक्स जो होता है, बुजुर्गों के देखभाल का जो अध्ययन होता है वो जीरिएट्रिक्स होता है। ठीक है, उनके देखभाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अब जीवों का वर्गीकरण है तो वर्गीकरण विज्ञान ही कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। क्या कहा जाता है? देखो, जीवों का जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था? वो कार्ल लिनियस ने दिया था सबसे पहले। इसीलिए वर्गीकी के जनक, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है, लिनियस। ठीक है, 1707 में इन्होंने वर्गीकी के बारे में बताया था। इन्होंने दो जगत वर्गीकरण दिया था, सबसे पहले पादप और जंतु। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इसमें इन्होंने क्या बताया था? पादप जंतु के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, साथ में इन्होंने इनके साइंटिफिक नेम भी दिए थे, वैज्ञानिक नाम भी दिए थे। तो कार्ल लिनियस को ही क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक। और इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो जंतु होते हैं वो 2 भागों में या 2 जगत में वर्गीकृत है। एक होता है पादप और दूसरा होता है जंतु। ठीक है, ये इसको कहा जाता है द्विजगत वर्गीकरण, द्विजगत वर्गीकरण। उसके बाद आता है त्रिजगत। त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? त्रिजगत वर्गीकरण वो दिया था हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने दिया था त्रिजगत वर्गीकरण। और इसमें इन्होंने क्या क्या बताया था? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। उसके बाद में आता है चार जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण दिया था कॉपलैंड ने, और कॉपलैंड ने 4 जगत में किसको ऐड कर दिया था? पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा, इसको भी ऐड कर दिया था इन्होंने। इसके बाद में आता है 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था R.H. व्हिटकर ने दिया था। इसमें इन्होंने किसको ऐड कर लिया था? इन्होंने ऐड किया था पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, कवक। ठीक है, कवक को इन्होंने ऐड कर लिया था इसमें। और यही क्या कहलाते हैं? R.H. व्हिटकर को ही कहा जाता है, यहां लिख देती हूं मैं, आधुनिक वर्गीकी के या वर्गीकरण के जनक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी,
वर्गीकी के जनक कौन है? तो आप क्या बताओगे? कार्ल लिनियस हैं, जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था पादप और जंतु के बारे में। त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? हैकल ने दिया था। 4 जगत कॉपलैंड ने दिया था, और 5 जगत R.H. व्हाइटकर ने दिया था। और सबसे ज्यादा प्रचलित यही हुआ, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के जनक या आधुनिक वर्गीकी के जनक, या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज R.H. व्हाइटकर। तो देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिली है। हमने तो सिर्फ यही पूछा था कि जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। पर हमने तो यहाँ आपको इतनी सारी चीजें बता दी है कि वर्गीकी के जनक कौन है, आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है, कितने वर्गों में पादपों जंतुओं को विभाजित किया है, सारी चीजें आपको मिल गई है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन वाइज क्या क्या दिया था। नोथोलॉजी जो होता है धार्मिक मानवीय प्रयास से ईश्वर शक्ति का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? नोथोलॉजी कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी जो होता है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन होता है। और सरोलॉजी जो होता है, सरोलॉजी है ना। लिम्नोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। लिम्नोलॉजी जो होता है नदी तालाब झील या जल से संबंधित जितने भी स्रोत होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर क्या था? वर्गीकी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भैया पढ़ते रहना, मजे आ जाएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है यहाँ, जो डिस्क्रिप्शन दे रखा उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल मिल रही है आपको। तो बने रहना ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ताकि आपकी इस बार की एग्जाम क्लियर हो जाए RRB की। चलो अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? अब जंतु है तो जानवरों का ही होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जानवरों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। सभी जानवरों को हम अध्ययन करते हैं। खैर हम भी एक जानवर हैं। किस प्रकार के? हम स्तनधारी जीव हैं, है ना। मैमल्स हैं हम, तो हम भी जानवर के ही कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्डेटा संघ होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? किंगडम होता है। किंगडम के बाद होता है फाइलम। फाइलम में 11 फाइलम होते हैं। उन 11 फाइलम में कॉर्डेटा जो फाइलम होता है, उन कॉर्डेटा फाइलम में 5 सब फाइलम होते हैं। उन सब फाइलम में मैमल्स होते हैं। मैमल्स में हम लोग आते हैं, साथ में गाय भैंस बकरी, है ना, ये सब भी आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी नहीं कहा जाता। एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान, उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन और पृथ्वी से परे मौजूद जीवों की संभावनाओं से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, है ना। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। और पैलियोंटोलॉजी जो होता है वो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसमें। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी मानव व्यवहार के बारे में है। एथनोबॉटनी, बॉटनी यानी कि वनस्पति आ जाएगा इसमें, तो ये तो नहीं होगा। प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सभी बंदर, मतलब बंदर की जितनी भी प्रजातियां होती हैं हम सभी का अध्ययन कर लेते हैं प्राइमेटोलॉजी में, है ना। एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव विकास, रीति रिवाज, समाज और मानव के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी परंपराओं का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी में वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही एक शाखा होती है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसका ऑप्शन आया था, तो मैंने बताया था कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्केनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, आर्केनोलॉजी। डिस्क्रिप्शन देखिए आप इसमें, आर्केनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव समाज व्यवहार उसकी संस्कृति सभी का अध्ययन है। एपिकोलॉजी जो होता है, एपी यानी कि मधुमक्खी, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। और साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन है। साइनोलॉजी किसका अध्ययन है? कुत्तों का। सोरोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? छिपकली का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ओप्स, क्वेश्चन देख, डिस्क्रिप्शन देख लो। सोरोलॉजी जो होता है छिपकली का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का होता है। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का होता है, नाम ही सर्प है, सर्पेंटोलॉजी हो गया।
कुछ कुछ टर्म्स जो होती है ना साइंस की, वो उनके जो वर्ड हैं कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो मतलब जो भी जीव होता है उसके नाम से ही संबंधित होता है। तो आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लीजिएगा कि जो भी शब्द दे रखा है उसके हिसाब से इसका अध्ययन क्या हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं कुछ कुछ वर्ड, ठीक है, तो उन पर भी ध्यान रखिएगा, आप उन पर भी कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा। रिक्त स्थान, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति। अब लिखा हुआ है तो लिखे हुए क्या होता है? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिव्स, एथनोसेट्रिम्स या एथनोबॉटनी। बॉटनी तो होगा नहीं, वनस्पति के बारे में है। सेट्रिज्म भी नहीं होगा, रिलेटिव्स भी नहीं होगा, क्या होगा? लिखा हुआ है तो भैया ग्राफी होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लिखा हुआ है ना, तो एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से है। प्रश्न देखते हैं अगला। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम मनुष्य के बारे में, उसकी समाज, संस्कृति, उसका व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्व विज्ञान, इसमें हम आर्कियोलॉजी होता है, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान, इसमें पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। अवशेष है यहाँ पर जीवों के प्राचीन, तो जीवाश्म विज्ञान ही आएगा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा। औषध विज्ञान में हम औषधियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? अवशेष, जीवों के संरक्षित अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? जीवाश्म के, मिट्टी के अंदर फंस जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए आप, जीवाश्म विज्ञान ही है। नृविज्ञान में मानव शास्त्र, मानव के बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्व में मानव संस्कृति विकास। औषधि विज्ञान में जड़ी बूटियों के बारे में। जीवाश्मों का अध्ययन फिर से रिपीट हो गया, जीवाश्म विज्ञान होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पैलिएंटोलॉजी। अब अभी हिंदी में दे रखा था, अब इंग्लिश में आ गया है कि पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। मतलब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए कि कितनी बार, किस तरीके से, कितने प्रकार से इसको पूछा जा चुका है। और ये सारे जो क्वेश्चन है आरआरबी, जेई और आरआरबी से जितने भी रिलेटेड एग्जाम है, सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे दिया गया है कि कब पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया, किस डेट को पूछा गया और किस प्रकार की एग्जाम में पूछा गया। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल रही है। तो आप बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। पैलिएंटोलॉजी जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप है, प्लांट्स है, तो पौधों का ही अध्ययन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना। पादप यानी कि प्लांट, प्लांट के बारे में पौधों का अध्ययन होता है मतलब। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें एक चीज दे रखी है, पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान कहलाता है ना। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चारागाह या घास। अब एक बात और याद रखना कि जो पादप होते हैं, पादप का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? हम बॉटनी में करते हैं ना, वनस्पति विज्ञान में करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही हम किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के कभी कभी जनक पूछ लिए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भैया? थियोफ्रेस्टिस है, थियोफ्रेस्टिस, है ना। क्यों कहा जाता है इनको जनक? जनक क्यों कहा जाता है? क्या किया था इन्होंने कि फादर ऑफ बॉटनी कहा गया इनको, या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा गया? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी बताई थी इन्होंने, पादप की आकारिकी के बारे में बताया था, साथ में इन्होंने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए थे, लगभग 1000 से ज़्यादा, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस हैं। अब इन्होंने पादप आकारिकी में ऐसा क्या बता दिया? तो इन्होंने बताया था प्लांट की जो भी बाहरी संरचना होती है उसमें होता है सेपल। सेपल यानी कि जो बाहर आपने कवर देखा होगा, गुलाब की कली देखी होगी, कली में जो बाहर वाला कवर होता है उसको सेपल कहा जाता है। एक कली, एक ऐसा बना हुआ होता है ना, उसको सेपल बोलते हैं। लेकिन इसका जो ग्रुप होता है पूरा ऐसा, इस तरीके से पूरा बना हुआ पूरा ग्रुप जो होता है उसको कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि पंखुड़ी जो होती है, एक पंखुड़ी को क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है। पूरे ग्रुप को क्या कहा जाएगा? पूरे पंखुड़ियों के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कॉरोला कहा जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इसमें मादा जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग में 2 चीज़ें होती है, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। परागकोश और
यहाँ पर ये परागकोश है और ये है फिलामेंट, फिलामेंट। और पराग कण कहाँ बनते हैं? परागकोश वाली जगह पर बन जाते हैं। क्या? पराग, इस तरीके से परागकोश होता है और इसी में क्या बन जाते हैं? परागकण बनने होते हैं और फिर ये परागकण चले जाते हैं फीमेल वाले प्लांट पर, मतलब कि मादा प्रजनन अंग या मादा फ्लावर पर चले जाते हैं, मादा फूल पर चले जाते हैं, फिर इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है, फिर नया फ्लावर जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई थी? हमें थियोफ्रास्टस ने बताई थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका या किस बीमारी का अध्ययन होता है? देखिए ऑन्कोलॉजी ऑप्शन दे रखा है, अस्थि सुशीरता, अस्थि सुशीरता, मधुमेह, कैंसर या वृक्क संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। कैंसर हम इंग्लिश में ही कैंसर कहते हैं, हिंदी में कैंसर को क्या कहा जाता है? हिंदी में कैंसर को कहा जाता है कर्क रोग। ठीक है, कैंसर को क्या कहा जाता है हिंदी में? कर्क रोग। कभी आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें मतलब अनलिमिटेड, अनियमित कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, कोई सीमा ही नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी बीमारी? ऑप्शन में आ गया आपको कर्क रोग, निमोनिया, टीबी, या इस तरीके से 4 ऑप्शन आ गया। तो कर्क रोग को ही क्या, मतलब कैंसर को ही क्या कहा जाता है? कर्क रोग कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ऑन्कोलॉजी हो गया कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है अस्थि सुशीरता। अस्थि सुशीरता बच्चों को इस तरीके से कम समझ में आता है, इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें हड्डियों में छेद हो जाता है, और ये जो बीमारी होती है ना, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों ऐसा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। जब भी महिला का क्या बोलते हैं, आ जाता है और उसको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं फीमेल्स में, तभी से शुरुआत हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन ज़्यादा हो जाने के कारण इन हड्डियों में, महिलाओं की हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं, और यही छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाते हैं। पोर्स मतलब छिद्र, ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो हड्डियों में छिद्र होना ही क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। इससे महिलाओं की हड्डियों में बहुत कमजोरी आ जाती है, महिलाओं में भी काफ़ी कमजोरी होगी, जिसके कारण महिलाओं में लगातार दर्द बना ही रहता है, हड्डियों में दर्द बना रहता है। मधुमेह, डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की ज़्यादा स्त्रावित होने के कारण हो जाता है। अब इंसुलिन हार्मोन बनता कहाँ है? तो इंसुलिन हार्मोन बनता है आपके अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशय को कहा जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में बनता है आपका इंसुलिन हार्मोन। कहाँ पर? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, और यहाँ पर पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इनको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है जिनमें कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इनमें से जो बीटा कोशिका होती है वहीं किसका निर्माण हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण हो जाता है, और इसकी वृद्धि के कारण ही कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, वृक्क संबंधी विफलता, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा है कि पानी में रिनॉल वाले भाग में वहाँ पर कुछ डस्ट वगैरह इकट्ठी हो रही है, या अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में जो भी बीमारियाँ होती है उसे कहा जाता है वृक्क संबंधी विफलता कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। अस्थि सुशीरता उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी, अस्थि भंग की प्रबल संभावना हो जाती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी या असामान्य कारण के कारण। ठीक है, या तो एस्ट्रोजन में कमी हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा उसका सिक्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण हड्डियों में छिद्र होना लग जाएगा। मधुमेह जो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, ये लिखा है अग्नाशय की बीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन नहीं होने के कारण, है ना। या तो इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर होगा ही नहीं उसका सिक्रेशन, तो मधुमेह हो जाएगा। वृक्क संबंधी विफलता, रिनॉल फेल्यूर होता है, वृक्क की खराबी के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम।
कवक विज्ञान, कवक विज्ञान अभी चलो इसमें देख लेते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है, वायरस का अध्ययन होता है, या फिर परजीवियों का अध्ययन होता है। परजीवी यानी कि पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स होते हैं ये। वायरस जो होता है वो वायरस का अध्ययन तो कवक में नहीं आता है। क्या आता है कवक में? कवक में आता है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो होता है एक प्रकार का कवक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी कहते हैं कुकुरमुत्ता राइजोपस म्यूकस। राइजोपस म्यूकस इसका साइंटिफिक नेम है। आदि का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। एपिकल्चर जो होता है मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। ठीक है, सोरोलॉजी जो होता है छिपकलियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी पक्षियों का होता है और ऑर्निथोलॉजी इक्थियोलॉजी मछलियों का होता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी वही कवक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कवक का अध्ययन ही क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। मानव कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी होता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे रखा है। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी, ऑनेरियोलॉजी, ऑनेरियोलॉजी जो है सपने का अध्ययन है। ऑप्शन बी। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। अब देखो सपने तो सभी को आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं सभी लोग, है ना, कि काश मैं ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकूँ। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े ना हो, जिनकी जॉब ना हो, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी भी इच्छाएँ होती है कि हमारे बच्चे अफसर बने, चाहे बेटा हो या बेटी, पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बन जाएँ। काफ़ी मेहनत मजदूरी भी करते हैं वो लोग इसके लिए। तो सभी लोग सपने देखते हैं, और सपने बनते कहाँ हैं? तो सपने बनते हैं कहाँ पर? हमारे अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क वाले भाग में। प्रमस्तिष्क थोड़ा कम कर लेते हैं। प्रमस्तिष्क के ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब में क्या बनते हैं? सपने बनते हैं। अब देखिए अग्र मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये वाला जो भाग है हमारा, ये अग्र मस्तिष्क का, मध्य वाला थोड़ा अंदर की तरफ है और पश्च पीछे की तरफ है। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। तो प्रमस्तिष्क जो होता है उसमें 5 लोब पाई जाती है। कौन कौन सी 5 लोब पाई जाती है? तो इस तरीके से वो डिवाइडेड होती है। एक होती है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। दूसरी होती है पेरिएटल, पेरिएटल लोब। तीसरी होती है टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। और चौथी होती है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब। ये होता है हमारा ब्रेन में हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस को ही कहा जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। तो जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब होती है यहीं पर क्या बनते हैं? यहीं पर हमारे सपने बनते हैं। अगर ये सपने जो हम देखते हैं वो स्टोर हो जाते हैं हिप्पोकैम्पस में, याद रहते हैं हमें, तो वो हिप्पोकैम्पस पे स्टोर हो गए, समझ लेना। ठीक है, अगर याद रह गए हैं तो हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो गए। और अगर कुछ धुंधले धुंधले से कि यार मैंने क्या देखा था, मैंने ऐसा देखा था, फिर मैं कहाँ गया था, ठीक से याद ही नहीं है, तो मतलब वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर नहीं हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। डिस्क्रिप्शन देख लो पहले आप इसका। ऑनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध से में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास के लिए ऐसा या इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जहरीला, क्या आएगा? जहर आएगा। ऑप्शन बी जहर, ऑप्शन बी टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है भैया। टॉक्सिक जहरीला बोलते ना, कितनी टॉक्सिक है, कितना टॉक्सिक है, बोलते ना हम कितना जहरीला है, जहरीली है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है हमारे फ्रेंड्स की कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत जहरीला या जहरीली है, तो हम उसको टॉक्सिक नाम दे देते हैं, और इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल, वही उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। प्रतिकूल रसायनों के प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा यानी कि मतलब उसकी तकनीक को ही क्या कहा जाता है? टैक्सोलॉजी कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम।
टेक्सोनॉमी, अभी मैंने बताया था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड दे दिया है टेक्सोनॉमी। मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, मानव व्यवहार के अध्ययन से। अब मैंने वर्गीकी के बारे में बताया था, उसमें हमने जंतु पढ़े थे, तो जंतु किस में आते हैं? जैव विविधता में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जैव विविधता, है ना। डिस्क्रिप्शन देख लो, जैव विविधता ही होगा। सिस्टेमा नेचुरी कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण दिया था 1707 में, पुस्तक लिखी थी 1735 में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमेटिक्स का व्यापक आकृति विज्ञान के तत्व के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, या फिर अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वही ऑप्शन के बारे में सही आंसर जो है पूरी लाइन यहाँ पर लिख दी गई है। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में बाजी मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है ना। तो वही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन, ऊतक टिश्यू क्या कहलाएगा? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या ऊतक विज्ञान? ऊतकों का विज्ञान है, ऊतकों के बारे में अध्ययन करना, तो ऊतक विज्ञान ही तो होगा। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, सेल फिजियोलॉजी यानी कि कोशिका की बाहरी संरचना का अध्ययन है, और कोशिका जीव विज्ञान कोशिका के बारे में जानकारी है। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन वही दे रखा है, ऊतक विज्ञान ना। ये क्या है मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको थोड़ा। इसके बारे में हम मतलब इधर लिख देती हूँ। कोशिका जीव विज्ञान में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन होता है ना। सेल फिजियोलॉजी में कोशिका के बाहरी संरचना का अध्ययन, कोशिका की बाहरी संरचना का अध्ययन। साइटोलॉजी वही कोशिका का अध्ययन ही होता है, इंग्लिश में कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के, ठीक है। इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या इकोलॉजी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, इथोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एंटोमोलॉजी कीटों का है, क्लाइमेटोलॉजी वातावरण यानी कि क्लाइमेट्स का है, इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी कि वातावरण का होता है। ऑप्शन देख लीजिए, जानवरों के साथ इकोलॉजी होता है। अच्छा, पर्यावरण का संबंध है, इकोलॉजी आएगा भैया। क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था मैंने। ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, है ना। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ में जो भी संबंध होता है जानवरों का, वो इकोलॉजी में आता है। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, सॉरी। इसमें हम क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट्स के बारे में, ठीक है। एंटोमोलॉजी में कीट के बारे में, और इथोलॉजी में पशु व्यवहार के बारे में। नहीं, इथोलॉजी, इथोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं हम? इथेनोलॉजी में हम पशु व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। इथोलॉजी में तो हम मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इथोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव व्यवहार के बारे में, मानव व्यवहार या मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। चलो, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी।
तो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ताकि आपको और भी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चनों के साथ में डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो यहाँ पर लिखा रहेगा, उसके साथ साथ मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो कई सारे क्वेश्चनों का सार आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस के साथ साथ, इन डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेरे द्वारा भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम हो सकता है बहुत आसान हो जाएगी, आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। और अगर आपको इसका PDF वगैरह कुछ चाहिए तो हम लिंक पर हमारा नंबर भी दे रखा है, तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।